हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली आईपीसीसी ने सिक्स्थ सिंथेसिस रिपोर्ट का जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज किया है। अब व्हाट इज दिस आईपीसीसी, इसका थोड़ा एक ओवरव्यू देखेंगे, कंट्रीब्यूशंस क्या है आईपीसीसी के डिफरेंट, देन टाइमलाइन देखेंगे आईपीसीसी की रिपोर्ट का, ताकि हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब तक जितने रिपोर्ट्स हैं उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है और उनमें क्या क्या रहा है ये हमें एक बार में पता चल जाए। की हाइलाइट्स देखेंगे जो रिसेंटली सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है उसके, देन इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर 1.5 डिग्री राइज होता है या 2 डिग्री राइज होता है। उसके बाद वी विल सी द वे फॉरवर्ड। आफ्टर दैट वी विल कवर आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इन न्यूज़? So, according to this IPCC report, climate change is a threat to human well-being and planetary health as well. और जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की है हमारे पास कि हम इसको रोक सकें या इसका कुछ कर सकें, वो जल्दी ही बंद हो रही है। इट्स बेसिकली क्लोजिंग एंड इट इज द फोर्थ एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट आफ्टर द आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। हियर इन दिस ग्राफ यू कैन से हियर वी आर टुडे इन 2022। यहाँ पे CO2 पीक पर है और इधर CO2 पीक पे है। अगर हम मिटिगेशन मेजर्स लेते हैं तो ये यहाँ कम हो सकता है अप टू 2100, और एल्स इट विल जस्ट राइज अगर फिलहाल यही सिनेरियोस चलते रहे जो अभी हैं। Then these are the contributions of the IPCC. IPCC was jointly established by, remember the name, World Meteorological Organization and UNEP as well, United Nations Environment Program, 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। देन इसके रिपोर्ट्स का काफ़ी इफेक्ट आता है, जैसे यूएनएफसीसी पर, देन क्योटो प्रोटोकॉल वॉज टेकन, देन एडेप्टेशन, देन 2 डिग्री लिमिट। इसके बाद 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। देन पेरिस एग्रीमेंट में इसका यूज हुआ था। देन हियर इज द असेसमेंट 6 रिपोर्ट। Here we are. These are different contributions of the IPCC. Then what is this IPCC? So IPCC is a UN body for accessing the science related to the climate change. 1998 में it was established by the World Meteorological Organization and United Nations Environment Program, और इसका काम था to provide policy makers with regular assessments of scientific basis of climate change. उसके impact, उसके future risks, adaptation, mitigation measures, तो ये सारे इसमें होते हैं। IPCC does not itself undertake the scientific assessments, but it only evaluates the state of scientific evidence on various aspects of climate change. Sixth assessment report accesses scientific, technical, socio-economic information concerning the climate change. These are the previous reports. So first report 1990 में आया था। इसके हिसाब से emissions resulting from human activities are increasing atmospheric concentration of the greenhouse gases, and global temperature have risen by 0.3 degree to 0.6 degree Celsius in the last 100 years. And in business as usual scenario, likely to increase by 2 degree Celsius compared to the pre-industrial levels by 2025. Later on, सी लेवल राइज के बारे में भी इसने कहा था कि 65 सेंटीमीटर 2100 तक राइज हो सकता है। और ये जो रिपोर्ट थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इज formed the basis for negotiation of UN Framework Convention on the Climate Change in 1992, UNFCCC। सेकेंड रिपोर्ट आया था। सेकेंड रिपोर्ट के हिसाब से टेम्परेचर 3 डिग्री राइज हो सकता है 2100 तक, सी लेवल वुड राइज अबाउट 50 सेंटीमीटर, एंड द साइंटिफिक इट was the base for the scientific underpinning for the Kyoto Protocol 1997। then थर्ड रिपोर्ट रिलीज हुआ था जिसके हिसाब से टेम्परेचर प्रेडिक्ट हुआ था 1.4 to 5.8 डिग्री सेल्सियस 2100 तक as compared to the 1900। then sea level could rise up to 80 centimeter from 1990 to 2100। इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का, ह्यूमन एक्टिविटीज का इसमें बताया गया था कि इसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। देन फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आया था 2007 में जिसने कहा था ग्रीन एमिशन रोज बाय 70% बिटवीन 1970 to 2004, एंड एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो CO2 का है 2005 में वो पिछले 6.5 लाख सालों में सबसे ज्यादा था। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर होगा तो 2100 तक 4.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज कर सकते हैं, and sea level rise could be 60 centimeter higher than the 1990। और इसी ने it won the
2007 Peace Nobel for IPCC, and this report is the scientific input for the 2009 कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग. देन फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आया 2014 में. इसने कहा कि टेम्परेचर को राइज बाय 4.8 डिग्री सेल्सियस अप टू 2100. देन जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन था CO2 का, मीथेन का और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, ये लास्ट 8 लाख सालों में सबसे ज्यादा था. मोर फ्रिक्वेंट हीट वेव्स आ सकते हैं, लार्ज फ्रैक्शन ऑफ स्पीशीज लॉस हो सकता है, एंड दिस फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट फॉर्म द साइंटिफिक बेसिस फॉर नेगोशिएशन फॉर द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015. तो ये पूरा ओवरव्यू था फिफ्थ तक. तो अब सिक्स रिलीज हुआ है. व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस सिक्स्थ सिंथेसिस रिपोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग है. ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.1 डिग्री सेल्सियस हैज स्पर्ड द चेंजेस टू द अर्थ्स क्लाइमेट दैट आर अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट ह्यूमन हिस्ट्री. ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज कर चुका है, एंड इसकी वजह से काफी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं. ग्लोबल टेम्परेचर में सरपास 1.5 डिग्री सेल्सियस, एंड देर इज मोर देन 50% चांस that it will rise, that the global temperature will reach or it will surpass the 1.5 degree Celsius between 2021 and 2040 across the studied scenarios. And अगर ये एक हाई एमिशन पाथवे रहा, अगर मिटिगेशन मेजर्स सही तरीके से नहीं फॉलो किए गए, तो हम यहां पे रीच कर जाएंगे अप टू 2037 तक ही, which would be very devastating. Then maladaptation कहा गया. What is maladaptation? Basically, it is an adaptation measure that does not succeed in reducing vulnerability to the climate change, but it increases it instead. Maladaptation is defined as the changes in the natural or human systems that inadvertently increases the vulnerability to the climate change stimuli. अब इससे क्या होगा? जो ज्यादा कम्युनिटीज हैं वो ज्यादा हेल्पलेस हो जाएंगी. जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो मोर वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, नियर कोस्टल एरियाज एंड ऑल है, जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं है. What is the impact of the climate change? So in this green and red, these are adverse impact and positive impact as well. So physical water availability में increase होगा, precipitation increase होने के chances हैं, agricultural crop production का adverse effect आएगा इस पर काफी ज्यादा, animal and livestock health productivity पे adverse effect और positive effect आ सकता है, fisheries yield और aquaculture production पे भी adverse effect आएगा, health well-being पे infectious disease increase हो जाएंगे, heat waves would increase, malnutrition would be there would be harm from the wildfire would increase. और then इसके बाद क्या होगा? ह्यूमन मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होने लगेगी, डिप्रेशंस होंगे मासेस में एंड ऑल. इसके बाद माइग्रेशन होगा. माइग्रेशन के साथ काफी क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड एवरीथिंग. सिटी सेटलमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इनलैंड फ्लडिंग बढ़ जाएगी और इसके एसोसिएटेड डैमेजेस इंक्रीज हो जाएंगे. फ्लड स्टॉर्म इंड्यूस हो जाएंगे कोस्टल एरियाज में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, और जो डैमेज होगा वो की इकोनॉमिक सेक्टर्स में होगा. ये कुछ ऐसे हैं जिसपे क्लाइमेट ड्राइवन चेंजेस ऑब्जर्व तो होते हैं, बट देयर इज नो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ इंपैक्ट डायरेक्शन. सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम्स पे इंपैक्ट तो आएगा, बट इसका असेसमेंट रिपोर्ट नहीं है. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इंडिया? सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, up to 2050, 40% of the Indians will face water scarcity in India. अब इंक्रीज होगा एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन में, सदर्न एरियाज में ज्यादा बारिश आ सकती है, एंड साउथ वेस्ट कोस्ट में 20% ज्यादा रेनफॉल होने के चांसेस हैं. मॉनसून प्रेसिपिटेशन प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज इन द मिड टू लॉन्ग ओवर द साउथ एशिया. स्नो लाइन एलिवेशन होगा. इससे क्या होगा? जो मोरेन्स हैं, जो लैंडस्लाइड और या जो डैम्ड लेक्स हैं, ये सब ओवरफ्लो करने लगेंगे. इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ हॉट एक्सट्रीम्स. हीट वेव्स वैसे भी इंडिया में आने वाले हैं. वी हैव डिस्कस्ड अ वीडियो ऑन दिस एज वेल, एंड दिस रिस्क ऑफ ग्लेशियर लेक फ्लडिंग एज वेल. India is one of the most vulnerable countries globally in the terms of the population that will affected by the sea level rise. Already हम केरला के कई आइलैंड्स खो चुके हैं, उड़ीसा के कई आइलैंड्स खो चुके हैं. So this is what is happening right now. Economic costs of the sea level rise and river flooding for India would also be among the highest in the world. Climate change and rising demand mean that about 40% of the people in India
वाटर स्केर्सिटी फेस करेंगे 2050 तक, कंपेयर्ड विद अबाउट 33% नाउ। बोथ गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसन राइज करेंगे और फ्लडिंग बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी जो है फूड क्रॉप्स की, ये सब कम होने लगेगा, काफी इफेक्ट होगा। अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होता है या 2 डिग्री राइज होता है? एक्सट्रीम हीट इवेंट्स 14% बढ़ जाएंगे अगर 1.5 राइज होता है, यहीं ये 2.6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, विच वुड बी 37% अगर 2 डिग्री राइज होता है। आइस फ्री आर्कटिक सी जो हो जाती है, जिसको आइस फ्री समर कहा जाता है, जिस टाइम पे बर्फ नहीं जमती आर्कटिक एरिया में, तो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होता है तो एटलीस्ट 1 एवरी 100 ईयर्स ये इवेंट होगा। बट अगर 2 डिग्री होता है तो ये हर 10 साल में एक बार होगा। सी लेवल राइज 0.40 मीटर्स हो सकता है, यहाँ पे 0.46 मीटर्स हो सकता है। स्पीसीज लॉस अगर हम देखें तो यहाँ 4% वर्टिब्रेट्स का लॉस होगा, यहाँ 8% होगा। प्लांट की स्पीशी का लॉस होगा तो यहाँ 8%, यहाँ 16%। इंसेक्ट्स का लॉस सबसे ज्यादा होगा, अगर यहाँ 6% होता है तो यहाँ 18% होने के चांसेस। और इंसेक्ट्स के लॉस होने से काफी नुकसान पड़ेंगे इकोसिस्टम पे, क्योंकि पॉलिनेशन से लेके सारी चीजें लगभग इंसेक्ट्स कराते हैं। इकोसिस्टम यहाँ पे हैम्पर होगा 7% या 13%। परमाफ्रॉस्ट लगभग यहाँ 4.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बढ़ेगा तो यहाँ 6.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बढ़ेगा। क्रॉप यील्ड यहाँ 3% रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ 7% रिड्यूस हो जाएगी। कोरल रीफ्स 70 to 90% डैमेज हो जाएंगे। अब यहाँ फर्दर 99% डैमेज, अप्रॉक्स 100 ही ले लीजिए, इट्स इज द मैक्सिमम डेटा। फिशरीज में 1.5 मिलियन टन का लॉस आएगा, यहाँ पे 3 मिलियन टन का लॉस आएगा अगर 2 डिग्री राइज करता है। तो दीज आर द assessment impacts. What is the way forward? So public private partnership, ताकि sufficient fund finance हो सके। Public में climate literacy होनी चाहिए, and it should be political. There should be political commitment, research and urgency towards the adaptation. Enabling the conditions such as policy instrumentation, ज़्यादा public support हो, technological innovations हो, and उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाए जहां डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के चांसेस हो, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो, इवैक्यूएशन प्लान्स हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ताकि वल्नरेबल कम्युनिटीज या पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो दीज वर द वे फॉरवर्ड। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। सो विद रिस्पेक्ट टू द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट्स आर: it is an intergovernmental body of United Nations that publishes assessment reports in every 5 years. It was established by the United Nations General Assembly and the World Meteorological Organization in 1988. Participation in the IPCC is open to all members countries of the World Meteorological Organization and the UN. Which of the statements given above is are correct? You can type the correct answer in the comment section there, and there we will let you know if it's correct or not. Now we'll see our second question, that consider the following statements with respect to the assessment report 6 recently released by the IPCC. The global average temperature has crossed the limit of 1.5 degrees Celsius already. The world may surpass 1.5 degree any time between 2021 to 2040. It will increase the maladaptation. Which of the above statements is are correct? This was all about today's video, and जुड़े रहिए एनालिस्ट IAS से for more such content.